दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सोनी बैकपैकर। दोस्तों, मैं सोनी बैकपैकर चैनल पे जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं हर एक कंट्री का वीज़ा के बारे में पोस्ट करते रहता हूँ। चीपेस्ट ट्रैवलिंग कौन सी रहती है कंट्री की, उसके बारे में पोस्ट करता हूँ। चीपेस्ट फ़्लाइट और भी जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं इमिग्रेशन को लेकर के या किसी कंट्री में घूमने फिरने को लेकर के, तो ये सारी रिलेटेड इस चैनल पे पोस्ट होती रहती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो मैं बात करने जा रहा हूँ ब्राज़ील को लेकर के। ब्राज़ील एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है लैटिन अमेरिका में, जो कि हर इंडियंस जाना चाहता है। फिर वो चाहे वो सॉकर का फ़ैन हो या वो कार्निवल फेस्टिवल होता है ब्राज़ील में उसके लिए, या वो टूरिज़्म एंथुसियास्ट है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप वहाँ पे जा सकते हैं ब्राज़ील में। अब बात आती है कि इंडियंस ब्राज़ील जा कैसे सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है और फ़्लाइट कहाँ से लें, फ़्लाइट का खर्चा कितना आता है और वीज़ा कैसे अप्लाई करें, वीज़ा का कॉस्ट कितना होता है, प्रोसेसिंग कितनी होती है। बहुत बड़ी कंट्री है लैटिन अमेरिका में। और अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, कोई इंडिया और ब्राज़ील का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। और कुछ टाइम पहले, ये कुछ सालों में ये बात हुई थी ब्राज़ील के साइड से कि वो इंडियंस को वीज़ा फ्री या ई वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। और आई एम विशिंग कि नियर फ्यूचर में जो वीज़ा के नियम है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए इंडियंस के लिए, सो दैट जब भी इंडियन कभी जाए या वीज़ा ऑन अराइवल हो जाए या वीज़ा फ्री हो जाए। बट ये चीज़ पोस्टपोन्ड होगी, तो अभी के लिए तो पुराना मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ब्राज़ील जाना तो आपको वीज़ा इन एडवांस चाहिए होता है। फ्रेंड्स, ब्राज़ील 15 टाइप्स के डिफरेंट वीज़ा प्रोवाइड करता है। अब इंडियंस को इनमें से कौन सा वीज़ा चाहिए होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जो हम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं या टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो हमें टूरिस्ट वीज़ा रिक्वायर्ड होता होगा। अब टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो किस सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर जो आप नौकरी पेशा हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं, आईटीआर फिल कर दिखा सकते हैं, अपना जो छुट्टी लेके जा रहे हैं उसका एक लिस्ट दिखा सकते हैं कि मैं इतने से लेकर इतने दिन की छुट्टी पर हूँ और मैं इस जगह पे वर्किंग हूँ। अपना विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड वहाँ पे आप शो कर सकते हैं। अगर जो आपका अपना खुद का बिज़नेस है, तो उस केस में आप अपना जो जीएसटी नंबर ले रखा हुआ है आप वो शो कर सकते हैं। आप आईटीआर फिल करते हैं तो उसकी कॉपी शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ंड। देखिए, फ़ंड का ऐसा कुछ यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि कितना होना चाहिए, बिकॉज़ बट हाँ, अगर जो अमूमन बात की जाए तो आपके अकाउंट में अगर जो 3 से लेकर 4 लाख रुपए हैं, तो वो सफिशिएंट होता है आपको वीज़ा लेने में। ईज़ी हो जाएगा आपका वीज़ा पाना, ठीक है? तो ये रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छा, इससे पहले क्या होता है कि आज से पहले जितने लोग जाते थे ब्राज़ील, उनको इनवाइटेड तो या तो कोई बुलाता था। तो आज की केस में अगर जो आपके साथ भी ऐसा होता है, आप किसी इन्विटेशन लेटर पे जा रहे हैं, तो इन्विटेशन लेटर अ, का भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। जो आपको इनवाइट कर रहा है उसके लिए इसके फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। आपको क्यों इनवाइट कर रहा है, आप उसे कितने टाइम से जानते हैं, आपका उसके साथ रिलेशन कितना क्या है, कितने टाइम से आप आपका दोस्त बनाया हुआ है, वो कहाँ वर्किंग कर रहा है, उसका लेटर, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसके स्टेटमेंट, राइट, वो किस कंपनी में वर्किंग है या उसका खुद का बिज़नेस है, तो उसका एक प्रूफ़ देना पड़ता है। आपको जिस लोकेशन पे वो बुला रहा है उस लोकेशन का प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, सो दैट ये चीज़ें भी आपको रिक्वायर्ड होता होगा। अगर आपके साथ कोई माइनर छोटा बच्चा भी ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड रहती होंगी। अब उसके अलावा ये रहता है कि अगर आप इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको होटल अकोमोडेशन करना पड़ेगा एडवांस में। आप फ़्लाइट टिकट लगा सकते हैं कि हाँ, मैं फ़्लाइट एडवांस ही मैंने करा रखा है। और बट आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसा नहीं करें, बिकॉज़ क्या होता है कि इन केस अगर जो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो काफ़ी एप्ट हो जाता है। हाँ, बाकी अगर डेमो फ़्लाइट की टिकट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ऐसा कुछ वो लगता है तो आप डेमो कर सकते हैं उसकी, बट यूज़ुअली आप नहीं करें पहले तो। और इसके अलावा आपका क्या रहता है कि सब एक जनरल आइटनरी बना लीजिए कि मैं इतनी देर ब्राज़ील में रहूँगा, इंडियन जगहों पे मैं घूमूँगा। बिकॉज़ क्या होता है कि जब आप वीज़ा लेने के लिए आप जाते हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप ब्राज़ील क्यों जाना चाहते हैं, आपका पर्पज़ क्या है जाने का। तो या इन दैट केस यू शुड नो कि आप क्यों जा रहे हो, और जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा कुछ फंबल ना हो कि आपने कुछ और ही बोल दिया और वो वैलिडेट नहीं हो रहे। सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब डॉक्यूमेंट्स तो सारे पूरे हो गए, अब प्रोसेस क्या है, अप्लाई कैसे करें? देखिए, पहले क्या होता था कि ऑनलाइन अप्लाई चलती थी, मतलब आप अपॉइंटमेंट डेट अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते थे और अब उस स्लॉट में जा कर के आप अप्लाई कर सकते थे ऑनलाइन प्रोसेस। बट आज थोड़ा-सा ये चीज़ चेंज हो गई है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी एजेंट्स के चक्कर में ना पड़ें और आप दिल्ली में जो ब्राज़ील की एम्बेसी है, आप वहाँ पे भी जाइए और जाने से पहले आप अपना अपॉइंटमेंट
स्लॉट बुक करा लीजिए कि जो भी अवेलेबल स्लॉट होगा आप उस स्लॉट पे वहाँ पे जाइए अलॉन्ग विद योर कंप्लीट डॉक्यूमेंट, जो सारे मैंने डॉक्यूमेंट बताए, और जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप अपना डॉक्यूमेंट्स अरेंज कीजिए, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके आप दिल्ली एम्बेसी में जो बताया हुआ आपका स्लॉट है उस स्लॉट पे आप वहाँ पे जाके और अब वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वीज़ा के लिए। तो वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि आप जनरल सा इंटरव्यू के लिए क्यों जाना चाहते हैं, कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, क्या करते हैं, और कहाँ-कहाँ घूमोगे, कहाँ रहोगे, क्या करते हो यहाँ पे, कितना पैसा है। तो ये सब चीज़ें मिल सकती है, बट अगर आप सही से आंसर देंगे तो आपका वीज़ा ईज़िली मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ना कि इंडिया और ब्राज़ील का रिलेशन बहुत अच्छा, तो इट्स नॉट ए बिग डील। अगर जब आप खर्चे की बात करूँ तो मतलब वो इतना महंगा नहीं है, आप इज़िली सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्रीज़ के अलावा तो ऐसा नहीं है। अगर जो बात करूँ इस कंट्री की करेंसी के बारे में, तो यहाँ पे रियाल चलती है, ब्राज़ीलियन रियाल, और आज की अगर वैल्यूएशन की बात करूँ तो एक ब्राज़ीलियन रियाल इज़ इक्वल टू 16 इंडियन रुपीज़। ठीक है, अब अगर जो मैं ट्रैवलिंग की बात करूँ कि घूमने का खर्चा कितना आता है, तो घूमने का खर्चा इस कंट्री में एक दिन का $70 आता है। आप कह सकते हैं 6,000 समथिंग पर डे के हिसाब से। उसमें भी इससे थोड़ा सा अपर भी हो सकता है, सबसे हो सकता है। इस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन लाइफस्टाइल। ठीक है, बट मैंने जो बताया इसमें आपका ये मील्स इंक्लूड है, अकोमोडेशन इंक्लूड है, और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड है एक दिन के हिसाब से। बाकी आप प्राइस पे डिपेंड होता है कि आप किस टाइप की लाइफस्टाइल में आप ट्रैवल कर रहे हैं, लग्जूरियस, थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हैं, या किस टाइप के हैं, तो आप कर सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर जो बात की जाए तो इतना ही रहता है, 70 से आप 80 या $100 लगा लीजिए, बट नॉट मोर देन डैट पर डे के हिसाब से। तो इस टाइप का आपका कुछ डेली का खर्चा रहेगा। और फ़्लाइट की बात करूँ तो फ़्लाइट इंडिया से और ब्राज़ील का हमेशा ही रहता है प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज़ अगर आप राउंड ट्रिप की बात करूँ तो 1.5 लाख रुपये तक का रहता है राउंड ट्रिप इंडिया से, और फ़्लाइट भी अवेलेबल रहेंगी बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट अभी इस टाइम नहीं चल रही है, तो जो भी आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली वो या तो इस्तांबुल, टर्की से, तुर्की से होके जाएगा, तो यही सब चीज़ें से रहता है। तो या अगर वन साइड की बात करें तो वन साइड का ट्रैवल कॉस्ट समवेयर अराउंड 50 और 70 के बीच बीच रहता है। बट आपको मैं एक और रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको और भी चीपर चाहिए, और भी चीपर चला जाए, तो देन ट्रांजिट फ्रॉम दुबई, इंडिया से दुबई, दुबई से आप आगे जा सकते हैं। इन दैट केस अगर आपके पास कोई और प्रायर वीज़ा नहीं है, तो अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको रूट बता दूँगा बजट के अकॉर्डिंग के हिसाब से। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, और आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने आज बताया वो आपको पसंद आया हो। और इसके अलावा भी कुछ अगर जो क्वेरीज़ रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, आई विल बी आंसर। तो इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।